अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा हारिस और आपको कहते हैं खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमारी सबसे बड़ी तफरीह है खाना। हम खुश होते हैं तो हमारा दिल करता है हम खाएं, हमें डिप्रेशन होता है तो हमारा फिर भी दिल करता है हम खाएं, और डिप्रेशन में तो ज़्यादातर दिल करता है कि हम मीठा भी खाएं, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग भी करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस तमाम तर बात का मकसद ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर मुख्तलिफ़ सूबे हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं, इसी तरह हमारे मुख्तलिफ़ खाने हैं और मुख्तलिफ़ खानों के मुख्तलिफ़ जायके भी हैं, और हमारी रिवायात इस पकवान से, तहज़ीब से, खानों से भी जुड़ी हुई हैं। इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान से जब आप बाहर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा खाने को मिस करते हैं। लेकिन हम ज़रा इससे आगे बढ़कर अब बात करेंगे। खाना ज़रूर होना चाहिए, जायकेदार भी होना चाहिए, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि खाना आपके लिए मुफीद कितना है, आप जो खा रहे हैं वो आपके लिए बेहतर है या नहीं, जो चीज़ आप ख़रीदने जा रहे हैं खाने की, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, वो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक है कि नहीं, उसमें कोई मिलावट तो नहीं की गई, वो खाना ऐसा तो नहीं जिसे खाकर आपको लेने के देने पड़ जाएं। आज हम मना रहे हैं जनाब, पूरी दुनिया में आज के दिन को मंसूब किया गया है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे से। इस दिन का मकसद ये है कि ऐसे खानों को फ़रोग़ दिया जाए या ऐसी ग़िज़ा को फ़रोग़ दिया जाए जो कि हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक हो, उसमें कोई भी मिलावट ना हो। ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि हम पाकिस्तानी अक्सर चीज़ों में मिलावट में बहुत आगे होते हैं। सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, बहुत सी जगहों पे ये मकरू धंधा किया जाता है। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आगाही फैलाएं, या फिर अवेयरनेस जिसे कहा जाता है वो फैलाएं, बिकॉज़ जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तो आपको नहीं पता होगा कि जो आप खा रहे हैं या जो अपने बच्चों को दे रहे हैं वो सेफ़ है या नहीं है। मेरे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो दोनों टीवी पे बहुत आते हैं, शख्सियात ऐसी हैं जो खाने पर बात भी करते हैं, उसकी सेफ्टी पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका तारुफ जिन एंकर पर्सन से कराने जा रही हूँ वो हरदिल अजीज़ हैं, आपको बहुत पसंद हैं, और उनके साथ जिस तरह कहते हैं ना हर एक को कोई अवार्ड दिया जाता है, लेकिन जहाँ पर बात आए ना फूड टेस्टिंग की, और जहाँ पर ये देखना हो कि इस मिर्च या मसाले में कोई गड़बड़ तो नहीं है, वहाँ पर हम मोहसिन भट्टी साहब को फ़ौरन से याद कर लेते हैं। सो मेरे साथ मोहसिन भट्टी साहब मौजूद हैं, वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया। और उनके साथ एक ऐसी डॉक्टर जो हमेशा ये बताती हैं डाइट में क्या अच्छा है क्या नहीं है, कौन सा फूड अच्छा है, कौन सी वेजिटेबल अच्छी है, मतलब आप इनसे कोई भी मशवरा ले सकते हैं। शी इज़ न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर हैं, हेल्थ केयर एक्सपर्ट हैं, मोटिवेशनल और कोच, लाइफ कोच भी हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर जवेरिया महमूद। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। सो आप दोनों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले मोहसिन भट्टी साहब, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, सर कितनी कॉलें सुबह की आपको आ गई हैं फूड के लिए? बहुत ज़्यादा। आज सुबह से ही पैक चल रहा है, बल्कि सुबह जो 7 बजे वाले शो से जो हमारे मजहबी शोज़ हैं वहाँ से लेकर अब तक बहुत सारे शोज़। सर इससे पहले हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी पे आएँ, थोड़ा सा ज़रा बता दें आपका और खाने का रिश्ता क्या है? ये क्यों आपके साथ खाना, सेफ्टी, मिलावट नहीं, ये क्यों आपके साथ एसोसिएट होता है? ये इत्तफाकन हो गया। हालांकि मेरे पास तो कोई फूड की डिग्री नहीं है। हम जो जवेरिया हैं ये तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इसकी डिग्री भी ली हुई है, मैंने तो कोई डिग्री नहीं ली। लेकिन हुआ ये कि हमने आज से कोई 18-20 साल पहले जब हमने कंज्यूमर राइट्स के लिए काम शुरू किया तो हमने कहा कि पाकिस्तान में कंज्यूमर राइट्स पर काम नहीं हो रहा। आप कोई सी भी चीज़ निकलते हैं वो ख़राब निकल आती है, वो आपकी सेहत को भी ख़राब कर सकती है, उसकी वारंटी नहीं है, वो आप उन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि ख़रीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। हमने उसके लिए यहाँ पे कंज्यूमर एक्ट पास करवाया और कंज्यूमर कोर्ट्स बनवाई, और कंज्यूमर कोर्ट जो लाहौर में फरवरी 2007 में पहली बनी थी उसमें सबसे पहला केस मैंने दायर किया था, और वो एक बड़ी कंपनी के ख़िलाफ़ किया था। वहाँ से जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो हमने एक केचप को चेक किया। वो केचप को चेक किया तो पता चला कि मशहूर ब्रांड की केचप, और जैसे ही केचप का नाम हमारे ज़हन में आता है तो वो टोमेटो केचप है ऑब्वियसली, लेकिन उसमें टमाटर की जगह पे गाजर की पल्प पाई गई, टमाटर था ही नहीं। एक और मशहूर ब्रांड को चेक किया तो पता चला कि उसमें ना गाजर की पल्प है ना टमाटर की पल्प है, उसमें आलू की पल्प है। अच्छा। एक और मशहूर ब्रांड को चेक किया तो पता चला कि उसमें कोई पल्प नहीं है, ना आलू किया ना गाजर किया ना टमाटर किया, उसमें सिर्फ स्टार्च है। वो अरारोट है, वो माया जो हम कपड़ों को लगाते हैं, तो सिर्फ वो है। वहाँ से हमारे कान खड़े हुए कि ये क्या हो रहा है। एक जैम को टेस्ट किया
तो जो उनकी एक ब्रांड की जो जैम थी, जो रेगुलर जैम थी, उसमें और डाइट जैम दोनों में चीनी की मिकदार एक जितनी। चेक करें। वहाँ से फिर ये काम शुरू हुआ। फिर मैंने कहा कि ये तो फूड वाला सेक्टर ऐसा है कि जो अभी अनअटेंडेड है, इसमें तो उतना काम ही नहीं हुआ। फिर इसमें काम शुरू किया हमने, और वो बढ़ते बढ़ते फिर हमने प्रोग्राम शुरू किए, फिर छापे मारे, और फिर जा के वहाँ से जहाँ ये चीज़ें बन रही होती थी वहाँ से निकाल ली। सर एक्चुअली बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ना, आगाही देना एक नेक मकसद है। आप किसी को आगाह कर रहे हैं, कोई अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, बिकॉज ये जो आप बता रहे हैं सर, केचप हो गई, जैम हो गया, ये तो हम मतलब आंखें बंद करके उठा लेते हैं, और सालों साल का हमारा ब्रांड पे ऐसा ट्रस्ट होता है जितना शायद एक बीवी को शौहर पे भी ना हो। हाँ। सर मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि हमारी आवाम अब भी बिल्कुल उस सेफ्टी मायर्स पे नहीं आती, वो और रेडिली पिक करती है? देखिए, जो सबसे बड़ा जो इशू है, मसलन आप शहद को ले लें, आप ऑलिव ऑयल को ले लें, ये दोनों महंगी प्रोडक्ट हैं और आपको बहुत कम खालिस मिलेगा। इसके बाद आ जाए दूध पे, डेली प्रोडक्ट है। हाँ, डेली प्रोडक्ट है। अब पंजाब फूड अथॉरिटी ये कर तो रही है कि उन्होंने अब सेफ जोन्स बनाने शुरू कर दिए हैं, जैसे अभी लेक सिटी में बनाया उन्होंने, बैरिया में बनाया, ऐसे जो गेटेड कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे वो इंश्योर कर रहे हैं कि वहाँ पे खालिस प्रोडक्ट आएगी, कि वो एंट्री पॉइंट्स पे चेक कर लेंगे। इसको दायरे को आगे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन अभी इस पे बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है, क्योंकि दूध ऐसी बुनियादी ग़िज़ा है कि जब इंसान दुनिया में आता है तो सबसे पहली खुराक दूध है। दूध है, बिल्कुल। और जब आखिरी उम्र में पहुंचता है तो भी वो सिर्फ दूध ही डाइजेस्ट कर पा रहा होता है। और यहाँ दूध के नाम पे हमें टी वाइटनर पिलाए जाते हैं, मक्खन के नाम पे हमें मार्जरीन खिलाया जाता है, देसी घी की जगह पे बनास्पति घी खिलाया जाता है। यहाँ पे इस हद तक इसमें चीज़ें, और ये सारी चूँकि डेयरी प्रोडक्ट्स, और चीज़ जो है जो बहुत शौक से जो हम पिज़्ज़े पे भी डालते हैं, जो हम घर पे भी यूज़ करते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा बनास्पति घी की उसमें मिलावट है। लोगों को नहीं पता। इतना इसमें इश्यूज है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पुरानी मरदमशुमारी थी, अभी तो नई मरदमशुमारी में पता नहीं क्या रिजल्ट आएंगे, उस पर हमने जब कैलकुलेट किया था कि 22 करोड़ आबादी पे अगर 1 गिलास दूध रोज़ाना हम कंज्यूम करें तो हमें सालाना 22 अरब लीटर दूध दरकार है, जबकि हमारी जो पैदावार है वो है को 10 अरब लीटर, 12 अरब लीटर, यानी तकरीबन हम 50% कह लें, 50% तो फिर मिलावट वाला दूध है। बिल्कुल सही। जब खालिस दूध अवेलेबल नहीं होएगा तो उसकी बाकी की डिमांड तो फिर मिलावट से पूरी होगी। तो अब उसको बेहतर करना है, हमने प्रोडक्शन साइड को बेहतर करना है कि हम खालिस दूध की पैदावार बढ़ाएं और ना खालिस की रेशो कम करें। बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। अच्छा जवेरिया, अब मार्केट के जब हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी की बात करते हैं, आप क्या रिकमेंड करती हैं, कौन सी जनरल टाइप का फूड बेहतर है? बिकॉज़ अब तो लोग कई दफ़ा कहते हैं जनाब आप सब्जियां किचन गार्डन वाली खा लें, बाहर की ना खाएं, ऑयल ना खाएं, देसी घी का इस्तेमाल कर लें। सो जब आप अपने पेशेंट्स का अवेयर करती हैं तो वो क्या बेसिक चीज़ होती है? नंबर 1 ये मैं ये बताना चाहूँगी कि हमेशा जो इंसान है, इंडिविजुअल है, उसको अपनी एज, वेट, हाइट और लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको न्यूट्रिशनल प्लान या न्यूट्रिएंट्स या जितनी उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द, मतलब क्या आप काम करते हैं, आपकी BMR, आपके कितना बेसल मेटाबॉलिक रेट कितना होना चाहिए। मीन टू से दैट, देखें एक इंसान मजदूर है तो उसकी कैलोरिक जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होगी, और एक जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसकी चेंज होगी। फिर जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, दिस इज़ टोटली डिफरेंट। अच्छा, जब फूड अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी की बात आती है तो नंबर 1 के पाकिस्तान या ग्लोबली भी देखा जाए तो दे आर द गुड एंड पुअर सोशो इकोनॉमिक सिस्टम। बिल्कुल सही। हर इंसान को मेरे जैसा इंसान ये रिकमेंड नहीं कर सकता कि यू कैन टेक ऑलिव्स, देसी घी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल कांट अफोर्ड इट। बहुत से लोग वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए जनरल पब्लिक जैसे जो लोग हमें अभी सुन रहे हैं वो अक्सर औकात ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो हमें इजीली अवेलेबल हो जाएं, जिससे हमारी सेहत भी ठीक रहे, हमें बीमारी भी ना हो और हम कैंसर से भी बचे रहें, क्योंकि इस तरह की बीमारी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, फूड जहाँ पे
फूड सेफ्टी का मतलब किचन हाइजीन टू प्लेट हाइजीन तक है, फार्मर हाइजीन टू किचन हाइजीन तक है। ये मतलब इट्स सच अ वास्ट टॉपिक ना, जब हम फूड सेफ्टी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी या फूड कंजप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फार्मर हाइजीन से लेकर किचन हाइजीन तक, जो अक्सर हम बॉदर नहीं करते। देखिए अभी पिछले दिनों एक टॉपिक रेज हुआ था कि सिंध और पंजाब में डिफरेंट जगहों पे पुअर इरिगेशन की वजह से, गंदे पानी की वजह से फसलों में वही पानी जाता है, वाटर एंड बॉर्न इलनेस, हेपेटाइटिस सी, ई, मतलब कहाँ से बीमारियाँ आ जाती हैं। बीमारी कहाँ से आती है? बीमारी हमेशा ईटिंग आउट में, जब चीज़ आपको नहीं पता होता कि व्हाट यू टेकिंग इनसाइड, आपको ये नहीं पता किस किस्म के घी में या किस किस्म के ऑयल में खाना बनाया गया है। हाँ, व्हेनेवर यू कुक बाय योरसेल्फ, आप जब अपने हाथ से, चाहे वो आदमी है, औरत है या कुछ भी है, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, जब जो चीज़ वो खुद हाथ से बनाते हैं तो दे केम टू नो कि उनको एक बिलीव होता है, एक सेल्फ बिलीव होता है, और आपको ये पता होता है कि आप क्या चीज़ ले रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग आप देखें कि डायरिया, फूड पॉइजनिंग, देखें अब बीमारियां ऐसे जनरेट तो नहीं होती ना। सेफ़ और हेल्दी फूड, हम बार बार कहते हैं सेफ़ एंड हेल्दी, सेफ़ एंड हेल्दी, चॉइस इज़ ऑल योर्स ना। आपने कहाँ से खाना खाना है, आप बाहर से खा रहे हैं, आप किस जगह से ले रहे हैं, आपकी फिर फूड सिलेक्शन कहाँ से है। इवन के कुछ लोग गाड़ी में बैठे कहते हैं कि बस ये तरबूज डाल दें और ये डाल दें, वो डाल दें। अच्छा, घर जाके देखेंगे वो जैसा मर्जी है। आजकल गर्मी का मौसम है, अगर फ्रेश फ्रूट नहीं है और मतलब उसकी शेल्फ लाइफ इतनी नहीं है, और आप उस तरह से फूड जो है वो रेंसिड फूड उसको बोला जाता है, अगर वो आप खाते हैं तो उल्टा उससे तबीयत मज़ीद ख़राब होती है। जबकि आप मतलब हम तो ये बताते रहते हैं ना कि ये फूड है और ये गर्मियों का ये फल है और इसके ये ग़िज़ाई फ़ायदे हैं। भाई फ़ायदे तब आपको मिलते हैं, आप उतरें, आप देखें, आप अपनी पसंद से सिलेक्ट करें, क्योंकि उन्होंने हमेशा जो अच्छी अच्छी चीज़ें ऊपर रखी होती हैं, जब वो देने लगते हैं तो वो उनकी नीयत अच्छी नहीं होती है और वो लोगों को कुछ भी दे रहे होते हैं, कुछ भी दे देते तो हैं। इट्स मतलब ये जैसे आपने जो क्वेश्चन किया, तो ये सारी ये ऑन चॉइस है। देखिए अल्लाह ताला ने पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और हमें ग़ज़ाइयत और लज्जत, मतलब फ्लेवर भी है, टेस्ट भी है, न्यूट्रिशन भी है, हमें वो सब कुछ दिया है। ग्लोबली आप जाए ना, यूरोप, लंदन, ये वो सब कुछ, तो आपको ऐसे ऐसे खाने की चीज़ें मिलेंगी उसमें टेस्ट नहीं है। अच्छा, न्यूट्रिशन वैल्यू, बिकॉज अपनी ऑन सुकून के लिए इंसान खाता है, कलर, फूड बाय कलर भी ले लेता है कि अच्छा थोड़ा रेड ले लें, थोड़ा सा ग्रीन्स ऐड कर लें। पर मुझे ये लगता है कि ह्यूमन हेल्थ में नंबर 1 बैलेंस बहुत ज़रूरी है, मतवाज़न ग़िज़ा, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स। ये नहीं कि बस प्रोटीन लेना तो प्रोटीन ही लेते गए, और ये नहीं कि आजकल अगर मिनरल लॉस हो रहा है तो सिर्फ सारा जोर उस पर ही डाल दिया। अच्छा, ये जो तो आप बात बिल्कुल बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की, बैलेंस्ड होना चाहिए। अच्छा मौसा, एक अब हमारी थोड़ा सा पाकिस्तान की अगर रिलेटिवली बात करें तो देसी कल्चर बहुत है यहाँ, तो पूरे देसी में वहाँ पे लग जाए ना, देसी मुर्ग और देसी सब्जियाँ। दूसरा, फ्रोजन फूड का एक सेक्टर बड़ा अहम है एंड पीपल एक्चुअली कंज्यूम, बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी कमर्शियल फूड्स भी कहा जाता है, कमर्शियल फूड भी कहा जाता है। ज़रा मैं चाहती हूँ थोड़ी सी आप अवेयरनेस दें कि ये जो फ्रोजन फूड है, इसमें कभी आपको कुछ ऐसा लगा जो फूड सेफ्टी के हवाले से बेहतर नहीं है? देखिए, फ्रोज़न फूड में भी हमारे पास फिर जो आइटम जैसे चिकन की प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम उसको देखें, मुख्तलिफ बड़े बड़े ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो चिकन की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं। अब उसमें अगर हम उनकी स्लॉटरिंग को देखें तो जो हमारा रोड साइड पर जो स्लॉटरिंग चिकन की हो रही है उससे फार बेटर है। अच्छा, ठीक, क्योंकि वहाँ पे जो मुर्गी आनी है, जिस तरीके से उसको स्लॉटर किया जाना है, वो भी बहुत ही गलत है। क्योंकि वो क्या करते हैं कि उस मुर्गी को लेते हैं, स्लॉटर करते हैं और उसको साथ एक नीले रंग के ड्रम में डाल देते हैं, हाँ, जहाँ पे वो तड़पती है, तड़पती है, ब्लीड आउट होती है। अब वहाँ पे उसके बाद उनकी जिस वो लकड़ी की वो उसको मुड़ी में उसको उस पे रख के प्लेटफॉर्म कह लें उसको, पता नहीं कोई धुली भी नहीं होती कितने अरसे से, उसको तो साल एक दफ़ा जब वो बन के आई है उसके बाद से आज तक कभी उसे धोया नहीं जाता। इवन जो कपड़े वो उसने पहने होते हैं, मुझे लगता है वो भी कपड़े सिर्फ उसी तरह के, वो जो छुरियां हैं, कंटेमिनेशन बड़ी ज़्यादा होती है। अब वो जो छुरियां हैं वो भी उस तरह, यहाँ स्टेरिलाइज करने का कोई रिवाज है? धोना दूर की बात है, वहाँ स्टेरिलाइज को किसने करनी है? उसके बाद फिर वहाँ पे उसने जिस गंदे गलीज कपड़े से उसको साफ करना है, फिर उसके बाद उसने वही खून उसने वो जहाँ पे उसका फुजला है
वो भी उधर से उसका पोटा, उसकी वजह से उसकी जो वहाँ से बैक्टीरिया जो ऐड ऑन होना है, ये सारे मुख्तलिफ मराहल हैं जिसकी वजह से उस गोश्त को आलूदा कर दिया जाता है बैक्टीरिया से मुख्तलिफ किस्म के, और वो उसके अंदर परवरिश पाते रहते हैं। फिर उसके बाद टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया जाता। अब जब वहाँ पे गोश्त अगर पहले से बना हुआ है और वो कई घंटे से वहाँ पे पड़ा हुआ है और टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है को 45 से 50 डिग्री, तो आप देखें कि वहाँ वो तो 8-10 डिग्री से ऊपर जो है वो एनवायरनमेंट बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत ही आइडियल है। तो वहाँ तो उससे कुछ 4 गुना ज़्यादा वहाँ पे उसको फिजिबल एनवायरनमेंट मिल रही है, हाँ, ग्रो करने के लिए। जबकि अगर हम आ जाएं उन बड़े बड़े ब्रांड्स की तरफ, तो उधर तो स्लॉटरिंग उन्होंने एक चेन बनी हुई है, एक ट्रैक आता है, वहाँ पे मुर्गियों को उन्होंने लटकाया हुआ है, उसकी स्लॉटरिंग होती जानी है, खून नीचे गिरना है, वापस बॉडी की तरफ नहीं जाना, और उसके बाद उसको मशीनों के ज़रिए उसकी स्लॉटरिंग होनी है। जो वर्कर्स हैं उनकी अपनी पर्सनल हाइजीन भी ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे फौरी तौर पे उन्होंने साफ़ होके और एकदम -18 डिग्री ब्लास्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट पे उन्होंने ले जाना है और वहाँ जाके उसे फ्रीज़ कर देना है। सब द पॉइंट इज कई दफ़ा प्राइसिंग बजट से बाहर हो जाती है, कीमत उस तरह हर कोई वो नहीं अफोर्ड कर सकता। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है, एक रॉ फूड भी है, फिर उस रॉ फूड को आप घर में प्रोसेस करते हैं। आजकल बड़ी सी मिथ्स हैं और मैं चाहूँगी आप उसको एड्रेस करें, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बिकॉज इस पर एक अब डिबेट भी होती है अक्सर। वो है यूज़ ऑफ माइक्रोवेव एंड एयर फ्रायर और उसके अंदर जो फूड प्रोसेस होता है। जवेरिया से हम उसका जवाब लेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन और आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जनाब, और हम आज बहुत ही अहम मौजू पर बात कर रहे हैं और बड़ा ज़रूरी है कि वर्ल्ड सेफ्टी फूड सेफ्टी डे पर जब हम बात करें तो ये जानने की कोशिश करें कि हम अपना फ़र्ज़ अदा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अच्छा जवेरिया, आप बहुत अवेयरनेस कैंपेन्स में हिस्सा लेती हैं, गवर्नमेंट की सतह पर या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बच्चों से हम किस तरह आगाही का ये सिलसिला फ़ूड के हवाले से शुरू कर सकते हैं? मैंने कई जो स्कूल्स हैं वहाँ पे अवेयरनेस सेशंस कैंपेन्स किए हैं फूड लंच प्रोग्राम्स के नाम से। मैंने वहाँ पे लोगों के जो बच्चे हैं उनके लंच बॉक्सेस भी चेक किए, जिसमें एक डब्बा और कमर्शियल सा, वो आप समझ लें रंग वाला मशरूबात, रंगों वाले, जिसको हम रंगों वाले मशरूबात, फिर साथ एक नगेट पड़ा हुआ है, फिर एक वो बन सा वो चीज़ें पड़ी हैं। तो तकरीबन आप अंदाज़ा लगाएं कि 50 की क्लास में सिर्फ 8 से 10 लंच बॉक्सेस थे जिसमें 2-3 पराठे थे या फिर ब्रेड अंडा समथिंग था। बाकी ऐसे लग रहा था सारे कमर्शियल बच्चे हैं। अब वो बात है कि आप कमर्शियल फूड अपने बच्चे को देंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि इसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी होगी, इसकी ब्रेन और फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी होगी। देखिए ये आज से 20-25 साल पहले वाला तो टाइम है नहीं है। आईटी बहुत ज़्यादा तेज़ जा रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मतलब ब्रेन सिस्टम चेंज है क्योंकि सिचुएशन चेंज है, और बड़ा इट्स लाइक सच अ फास्ट वर्ल्ड ना जो अभी का चल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि वी आर सच अ गुड पीपल और ब्रेनी लोग भी हैं और डिसीजन मेकर्स भी अच्छे हैं, पर जैसे कहते हैं ना कि काबिल माएँ काबिल बच्चे बनाती हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम सुबह उठें, उनका ब्रेकफास्ट बनाएं, उनको लंच बना के दें, उनको जाने से पहले भी खाना खिलाया जाए, उनके लंच बॉक्सेस भी हैं। तो यहाँ पे मेरी तमाम उन मदर्स को है कि कहने को तो बहुत कहा जाता है कि मैं अपने बच्चे को जो है दूध का ग्लास देती हूँ, मैं इसको शेक बना के देती हूँ, आता है ये, पर व्हाट यू आर डूइंग इन अ प्रैक्टिकल लाइफ। अब इतनी कमर्शियल माएँ हैं कि आप ये देखें कि चाहे वर्किंग है या नहीं है, बट आपको हर अच्छी चीज़ को जब ग्रो करना पड़ता है, चाहे वो मोहब्बत हो, प्यार हो या फिर बच्चे हो या कुछ भी हो, तो आपको उसको वक्त देना पड़ता है। अच्छा, बच्चों को ये उनकी चाइल्डहुड का जो वक्त होता है उनको याद रहता है कि माँ ने अपने हाथ से कबाब या रोटी बना के दी थी, या फिर उसने, हम आए थे तो उसने हमें ये बना के दिया था, या उसने सिर्फ ये बोल दिया था कि ये फ्राई कर लेना, ये गर्म कर देना, ये वहाँ पड़ा हुआ, ये इस तरह कर लेना। तो ये जहाँ पे बच्चे की इमोशनल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ पे उस जो माँ के हाथ का बना हुआ खाना है उसकी हर तरह की जो मोहब्बत है, हेल्थ है बच्चे की, उस पर भी असरअंदाज करता है। बिल्कुल सही। तो इसमें तो अवेयरनेस में यही हो गया कि
ये तो सिर्फ पेरेंट्स अच्छी तरह जानते हैं कि एक बच्चे को कोई रंग वाला मशरूब है वो सजेस्ट करना है, अगर नहीं भी करे तो बच्चे चोरी करके भी, मतलब कई माएँ ऐसी आदत डेवलप कर देती हैं, अच्छा होमवर्क कंप्लीट करो, ये करो, तुम्हारे 5 स्टार्स आए तो हम क्या अब तुम्हें एक कोई कमर्शियल फूड के उनको दे देते हैं। भाई उनको ऐसी चीज़ रिकमेंड करें और ऐसी चीज़ की तरफ तरजीह दें, उनको बताएं कि एप्पल इज़ गुड। जैसे आपको पता है पहले पॉपाय द सेलर मैन स्पिनच आती थी, अच्छा अब ये कि ग्रीन्स की तरफ आएँ, रेड्स की तरफ आएँ, बच्चों को ये बताएं कि एप्पल है और इसमें आयरन होता है और इस तरह की चीज़ें बताएं। मतलब अक्सर मेरी जो फ्रेंड्स हैं या फिर दोस्त है बाब हैं, तो मैं उनको बताती हूँ कि उनको बैठ के बताया करें, चीज़ रख लिया करें सामने, क्योंकि शायद बच्चे को जो प्रैक्टिकल, हाँ आपने फ़ोन्स पकड़ाए हुए हैं और फ़ोन्स में भी ऐसे कार्टून्स चल रहे हैं जिनका कोई फ्यूचर और अपने उनसे कुछ करना नहीं, तो बेटर इज़ कि अब अच्छा अब कई माएँ होती हैं ना, वो कहती हैं कि बच्चे वेजिटेबल क्रॉकेट्स नहीं ले रहे या उनका टेस्ट डेवलप नहीं, तो किस तरह से इनको खाना दिया जाए। कलर, फ्लेवर और टेक्सचर तो इम्पॉर्टेंट है कि उसका कोई स्टार्स बने हुए हैं, शेप्स बनी हुई हैं। इवन के 2 माह का बच्चा या जब आप 6 माह के बच्चे को वीनिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कराते हैं, उसको भी बहुत अट्रैक्ट करता है अगर फूड थोड़ा सा मज़े का मैश जो या उसकी शेप्स बनी हो तो वो लेता है, यानी कि पहली आप आगाही जो है वो माँ के और घर से, हाँ लैब इंस्टीट्यूशन, इट्स लाइक अ लैब इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही, क्योंकि जो देखिए मैं ये सबको नहीं बोल रही, कुछ माएँ पढ़ी लिखी हैं, कुछ नहीं है, पर इतना तो सबको आजकल आइडिया है कि बच्चे हैं और किस तरह से इनको बिल्कुल, और जितना चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, जहाँ हमारे पास स्मोग है, जहाँ पर मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, जहाँ पे हमें ऐसे इश्यूज नेचुरली बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर शायद अच्छी सेहत से ही हम डिफीट कर पाएंगे इन फियर्स को। अच्छा वो सब, अब जिस तरह हम दूध की अभी बात कर रहे थे सर, कहते हैं कि फल जो हैं रॉ खाएं, सब्जियां खाएं, ये बहुत अच्छी हैं, बट एक जनरल ऑब्जर्वेशन है और मैं चाहूँगी कि हो सकता है आपकी नज़र से ये गुजरा हो कि आजकल तरबूज बहुत ज़्यादा जिस तरह आम मार्केट में है, सो वो आपको काट के दिखाते हैं कि ये लाल है। अब वो लाल है लेकिन अब वो घर जाके खाते हैं वो फीका होता है। सो मेरा पहला ध्यान गया कि इसको भी कोई इंजेक्शन रंग का लगा होगा। सर होता है ऐसे? नहीं, जो तरबूज है ना, तरबूज को रंग का नहीं लग सकता, उसकी वजह खरबूजे को मीठे का इंजेक्शन जरूर लगा सकते हैं, हाँ। जी, लेकिन तरबूज को नहीं लग सकता। उसकी वजह यह है कि हमने इस पे एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, तरबूज को हम इंजेक्शन लगाया। अब जब जिस जगह पे उसकी डंडी है वहां से उसने सारी खुराक लेके वो छोटे से तरबूज से बड़ा तरबूज बनना है, हमने उधर से इंजेक्ट किया। और उसके बाद जब हमने कलर इंजेक्ट किया तो आप देखें कि जब आप तरबूज काटती हैं तो काटेंगी तो उसका छिलका जो है बाहर वाले ग्रीन वाले और अंदर रेड के दरमियान थोड़ा वाइट पोर्शन है। जब आपने उसको कलर ऐड कर दिया तो वो वाइट वाला पोर्शन है वो भी रेड हो जाएगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप उसमें इस तरीके से करें कलर कि वो सिर्फ लाल वाले हिस्से कोई उसको रंग तेज करे, बाकी जगहों पे ना करें। ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही कर सकती है। इंसान अभी वहां तक अभी टेक्नोलॉजी नहीं लेके जा सका कि उसको कर ले। सही है। दूसरी ये है कि जो तरबूज है, तरबूज के लिए हमारी कोशिश होती है कि लाल जरूर हो, मीठा होना हमारी प्रायोरिटी नहीं होती। अच्छा लगता है मीठा जरूर, लेकिन तरबूज जो है लाल जरूर हम चाहते हैं कि वो सफेद ना निकल आए। तो इसलिए वो उसको मीठे का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। मीठे का लगाया जाता है गरमे को, मीठे का लगाया जाता है खरबूजे को। सर तो कैसे पता चले कि इन्हें इंजेक्शन नहीं लगे? हाँ, अब वो बड़ा आसान है। उसके लिए ये है कि जब आपने खरबूजा काटना है, पहली तो ये है कि जिस जगह पे डंडी होती है ना, उस जगह पे अगर देखें आप, तो अगर वहाँ पे भी आपको इस तरह का सुराख हो, क्योंकि अगर सुराख होगा और थोड़ा टाइम उस पर गुजर गया तो उसके अंदर डस्ट डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, अंदर से रस निकल रहा होगा, डस्ट डिपॉजिट हो रही होगी, तो आप उसको आइडेंटिफाई आसानी से कर लेंगे। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर फौरन लगाया हुआ है तो उसमें आपको नहीं पता चल सकता, फिर आपको उसको काटना पड़ेगा। जब आप काटेंगे, कई बार आप खरबूजा काटें या गरमा काटें तो आप देखेंगे वो एक साइड से मीठा है और एक साइड से फीका है। कई बार ऐसे होता है। बिल्कुल होता है। अब उसको इंजेक्शन लगाया हुआ है, उसको इंजेक्शन लगाया क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकी मिठास। भाई तुम चारों साइड पे लगा दूं। ठीक है। फिर उसमें कई बार आपने गरमा या खरबूजा आपने काटा होगा तो आपने देखा होगा कि वो एक साइड से गला हुआ है, जिधर उसे इंजेक्ट किया गया नरम होगा उस साइड गरम, वो गल भी रहा होगा और मीठा भी ज्यादा होगा। तो वहां से आप उसको पकड़ सकेंगे। फिर आप उस बंदे को उसको क्रॉस कर दे कि इसको मार्क कर लिया, आइंदा इससे नहीं लेना। लेना। और खरबूजा आप फीका खा ले
वो कहीं ज़्यादा बेहतर है उस मीठे खरबूजे से जो आपको नुकसान देगा। हाँ। अच्छा सर, ये जो मसालों के अंदर भी आपने बड़े प्रोग्राम्स किए, मसाला तो डेली यूज़ का है, सो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि एज नाउ वी आर डिस्कसिंग इट, थोड़े से अगर आप टिप्स दे दें कि जो नॉर्मल यूज़ के मसाले हैं, फिर नमक में भी बड़ी आजकल डिबेट्स हैं कि जी हिमालयन लें और पिंक लें और फलां वाला नमक लें, आयोडीन लें ना लें, थोड़ा सा अगर आप गाइड कर दें ताकि हमारी जो ख़वातीन हैं या मर्द हैं जो बाहर से ग्रॉसरी करते हैं उन्हें थोड़ा सा पता हो कि एटलीस्ट जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो बेहतर है। देखिए, फिर हम दोबारा उधर ही आएंगे कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक अच्छा काम और किया, वो ये किया कि जितने मसाला जाते हैं इनको पैक करके बेचना है, खुला नहीं बेच सकते आप। सर तो जो पंजाब से बाहर हैं वो क्या करें? उसके लिए ये है कि जो हल्दी है इसका भी टेस्ट अवेलेबल है, मिर्चों को भी कर सकते हैं, पत्ती को भी कर सकते हैं, हमारी जितने पाउडर फॉर्म में जो चीज़ें हैं ना उसमें इसबगोल के छिलके को कर सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसकी चूँकि मैंने वो केमिकल्स भी बताए हुए हैं और उसका तरीका भी वो मैंने अपने YouTube पे अपलोड कर दिया है। और ज़रूरत ये है कि सर जो आप बता रहे हैं तरीके, वो अगर हुकूमती सतह पर भी किसी तरह मैसेज के थ्रू लोगों तक पहुंचे तो एक तो मिलावट वैसे ही कम हो जाएगी, दूसरा आम सारिफ जो है, जो कंज्यूमर है, वो खुद से इस बात के लिए आगाह होगा। या बच्चों को एटलीस्ट ऐसे सेशंस में जो समर कैंप्स हम कराते हैं, अगर यही हम फूड अवेयरनेस समर कैंप्स कराएं बच्चों को तो बड़ा अच्छा नहीं हो जाएगा कि हम बच्चों को ये सिखा सकें। सर पत्ती का बता दें, चाय तो यहाँ हर कोई आम पीते हैं। पत्ती के लिए ये है कि दो तरीके हैं। आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी भी केमिकल की दुकान से मिल जाएगा, नहीं तो जो टॉयलेट क्लीनर है वो ले ले, लेकिन टॉयलेट क्लीनर वो वाला लेना है जो ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है, जो कलर्ड हो, ब्लू या रेड वो वाला ना हो, ट्रांसपेरेंट वाला ले ले। तो आपने पत्ती किसी पानी में आपने उसको अच्छी तरह मिक्स किया, पानी उबालने की ज़रूरत नहीं है, आम रूम टेम्परेचर वाले पानी में उसको डाल दें, अच्छी तरह मिक्स करें, उसके बाद थोड़ी देर उसको पड़ा रहने दें को 15-20 मिनट, फिर उसको छान लें, छान के उसके अंदर चंद कतरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के या उस टॉयलेट क्लीनर के डाल दें जी। ठीक है। अगर तो उसका रंग तब्दील हो जाए तो इसका मतलब ये था कि उसमें मिलावट थी। अच्छा। और अगर रंग वैसे का वैसा ही रहे तो फिर वो ठीक है। सही तो ये आप बड़ी आसानी से ये कर सकते हैं। चलिए एटलीस्ट पत्ती तक था तो ठीक है, लेकिन जो बातें मोसाब कर रहे हैं, अगर इसको हम कोई अवेयरनेस सेशंस के थ्रू या फिर प्रॉपरली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू, वैसे भी कई चीज़ों पे हम देखते रहे हैं एड्स और कैंपेन्स चलती रही, इस पर भी चलनी चाहिए। अच्छा जवेरिया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जहाँ पर फूड सेफ्टी की बात करते हैं, आप जानते हैं कि मीठा भी एक हमारा आम और डेली लाइफ का जुज़ है। मीठा ना खाएं तो आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। यहाँ डिप्रेशन वाले लोग भी फटाफट मीठा खाते हैं। सो इसके अंदर भी ये एक डिफरेंट टाइप्स आ गई हैं। कुछ कहते हैं शुगर लें, कुछ कहते हैं नहीं ब्राउन शुगर लें, फिर कुछ कहते हैं नहीं जी गुड़ ले लें, फिर स्वीटनर्स पे आ जाएं तो आजकल एक और प्लांट बेस्ड, आई वोंट नेम इट, बट एक प्लांट बेस्ड स्वीटनर भी चला हुआ है, हाँ, आप वो ले लें। सो मुझे बताइए कौन सी चीज़ मीठे के लिए बहुत अच्छी है? देखिए, नंबर 1 के जो लोग कुछ 40, 50 या 30 प्लस भी हैं, 60 प्लस भी हैं, जो डायबिटिक है ना, उनका थोड़ा सा इशू होता है उनको कि उन्होंने अपना जो ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, उसको कैसे मैनेज करना है। पर अकॉर्डिंग मतलब अगर आपने वेट भी कम करना है, आप गेन करें, मसल प्रोटीन गेन करें, तो ये है कि मीठा बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। हाँ, नंबर 1 कार्बोनेटेड बेवरेजेस में जो मीठा जा रहा है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि वो किडनी और ब्रेन फंक्शन को बहुत स्लो करते हैं, ख़राब करते हैं, डैमेज करते हैं। तो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बेसिकली शुगर अल्कोहल्स होते हैं। इट्स लाइक सॉर्बिटॉल, मानिटॉल, और मतलब लोग अक्सर चाय चीज़ों में और वैसे खानों में, मीठों में यूज़ करते हैं, पर इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन कि आप डेली थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं एंड आपकी ज़िंदगी 5 से 7 साल कर देते हैं आपको आपकी ज़िंदगी इवन कम हो रही होती है, क्योंकि वो आपकी बॉडी भी जब आप उसको शुरू करते हैं लेना, क्योंकि अक्सर औकात आपको पता है वो डिफरेंट टेबलेट्स हैं, गोलियाँ, चीज़ें, ये वो आर्टिफिशियल स्वीटनर की, तो लोग कुछ जो स्पेसिफिकली जो भी डायबिटिक्स है ना, उनका बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मल बंदा तो देखिए मीठा खाए एक अगर लेवल में या एक मैनेज करके बैलेंस फॉर्म में ले तो दिस इज़ टोटली फाइन एंड वेल, पर जो डायबिटिक्स हैं उनका बहुत इशू होता है, क्योंकि 6 मील्स अ डे होता है, फिर 3 मील्स मेन मील्स और 3 स्मॉल मील्स ना। अच्छा, फिर अब वो उनका अक्सर क्वेश्चन होता है कि हमने बहुत तेज़ जो, क्योंकि अगर फ्रूट्स लेते हैं तो उसमें फ्रुक्टोज होती है ना, फ्रूट शुगर जो होते हैं,
अच्छा, फ्रुक्टोज का मतलब ये है कि आप वहाँ से भी शुगर ले रहे हैं। अच्छा, फिर ब्रेड्स में आप चले जाएं, सीरियल ग्रुप में चले जाएं, उसमें भी शुगर एडिड होती है, बेकरी आइटम्स में होती हैं। अच्छा, पर इन लोगों के लिए स्पेसिफिकली, जो पहले डायबिटिक्स का बताती चलूँ कि कमर्शलाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड्स इनके लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं है। कार्बोनेटेड बेवरेजेस भी नहीं है, बेकरी आइटम्स भी नहीं है। इवन कि ये एक बिस्किट अगर कोई बेकरी का बना हुआ ले लेते हैं किसी भी चीज़ के साथ, तो उससे भी एकदम जो शुगर लेवल है वो बहुत हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो हो जाता है। अच्छा, फिर एक जो डायबिटिक पेशेंट है उसको हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं होना चाहिए, यानी वो अक्सर औकात लोगों ने ना कोई खजूर, कोई बादाम, कोई इस तरह की मिक्स करके कोई ना कोई चीज़ बैग में रखी होती है कि कहीं शुगर लेवल ड्रॉप ड्यूरिंग ड्राइविंग या इस तरह डिजीनेस या जिसको बोलते हैं चक्कर आ जाने, इस तरह ना हो जाए, तो वो भी ज़रूरी है। अब इनकी मैनेजमेंट ऐसे है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर वो जो दालचीनी कहवा होता है वो ब्रेकफास्ट के बाद अगर वो ले लेते हैं तो वो कंट्रोल रहती है। दूसरा, अगर मीठा आपने लेना भी है तो आपने ऐसा करना है कि अगर आप सपोज करें जैसे आप तरबूज है, आड़ू है, खरबूजा है और भी चीज़ें जो नेचुरल चीज़ों से मीठा ड्राइव कर। अच्छा, नहीं, आपने थोड़ा लेना है, उसके साथ आपने पानी के 1-2 ग्लास पी लेने। अब बात है कि देखिए कई लोग कहते हैं, अब आम भी देखे ना आ गए हैं, आम है अब, चाहे आप डायबिटिक हैं, चाहे हाइपरटेंसिव है, चाहे आपके दिल के कई बाईपास और स्टेंट डले में, हर किसी का दिल करता है कि वो खाए, इंजॉय करे। ये बड़े लोगों का क्वेश्चन होता है, तो मैं अक्सर कहती हूँ आप स्मॉल सर्विंग लें, थोड़ा सा ले लें, साथ आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि वो यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो बाकी ये है कि यंग बच्चों के लिए जैसे शहद है, फिर उसके अलावा खजूर है, शहद का इस्तेमाल करें, चीनी कहते हैं, शक्कर, गुड़, ये चीज़ें अच्छी हैं। मतलब इट्स अ गुड रिप्लेसमेंट ऑफ द वाइट शुगर, जो वाइट आटा है और वो जो वाइट सॉल्ट है, क्योंकि जो आपको पता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के लिए बहुत टॉक्सिक हैं, जिसका हमें पता है, जिसके बारे में बार बार बताया जाता है, बट स्टिल पीपल हैविंग इट ऑन द टेबल। एडिक्शन हो जाती है ना, आपको एडिक्शन हो जाती है। लेकिन ज़रूरी, जिस तरह आपने कहा और जिस तरह मोहसिन साहब ने कहा, ज़रूरी ये है कि आपको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए बनाया है कि दिमाग का इस्तेमाल करें और उसको सोचें कि जो आप ले रहे हैं, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट जा रही है, आपकी रोज़ी, आपकी कमाई उस पर जा रही है, तो जो आप ख़रीद रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। सो थोड़ी सी रिसर्च, अवेयरनेस और थोड़ा सी आगाही के थ्रू आप बहुत कुछ तब्दील कर सकते हैं। और बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया जवेरिया आपका। सो जनाब, वर्ल्ड फूड सेफ्टी का मतलब यही है कि आप जो पका रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो खिला रहे हैं, हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक होना चाहिए। और वो पाकिस्तान के तमाम लोग जो किसी न किसी तरह फ़ूड इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं या डेयरी के बिज़नेस से या पोल्ट्री के बिज़नेस से वाबस्ता हैं, कोशिश कीजिए कि अच्छा और अच्छी ग़िज़ा आम शहरी तक पहुँचाएँ। आपका भी फ़र्ज़ है और उनका हक़ है कि उन तक जो चीज़ पहुँच रही है वो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक हो और वैसी ही हो जिस तरह अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेजी है। तो इसी के साथ जनाब मुझे दीजिए इजाज़त। अपने गेस्ट का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी और हमारी ये कोशिश रही कि इस आगाही के सिलसिले को जिस तरह हमने आप तक पहुँचाया, आप भी इसे आगे पहुँचाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक। सो हम बात कर रहे हैं आज का स्पेशल प्रोग्राम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पे। याद रखिए कि जो आप खा रहे हैं तो अपने बच्चों को खिला रहे हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनको जो दे रहे हैं वो सही है या नहीं है, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है। अच्छा जवेरिया, ब्रेक से पहले मैंने हिंट दिया था, एक बहुत बड़ी डिबेट है, माइक्रोवेव का इस्तेमाल कैंसर का बायस है, एयर फ्रायर डेंजरस है। ये ज़रा बताइए, ये मिथ है, रियलिटी है, क्या करें? बिकॉज खाना तो ऑब्वियसली उसी में जाके प्रोसेस करके खाना है ना। अच्छा, यहाँ पे जब हम फ्राइंग की बात करते हैं तो अगर आप ऐसे ऑयल्स जो कि प्लांट बेस्ड ऑयल्स हैं, अगर उसमें फ्राइंग करते हैं, लाइक सनफ्लावर ऑयल हो गया या कॉटन सीड है या कोई भी ऑयल है जो कि प्लांट सोर्सेज से हासिल किया गया है, तो वो बहुत हेल्दी होता है और उससे वेट गेन नहीं होता। सेकेंडली, आपको हार्ट डिजीज़ वगैरह नहीं होती हैं, तो आप उन चीज़ों से बचे रहते हैं। ऑन द अदर साइड, जब एयर फ्रायर की बात की जाती है तो या माइक्रोवेव की या इन चीज़ों की, तो देखिए नेचुरल सी बात है कि रेडिएशंस होती हैं और उसकी वजह से जो कार्सिनोजेनिक सेल्स हैं वो उसमें डेवलप हो जाते हैं। देखिए, दो चीज़ें, एक कोल हीटिंग, कोल और ग्रिल हीटिंग, उससे भी कार्सिनोजेनिक जो कंपोनेंट्स हैं वो डेवलप होते हैं जिससे कैंसर वगैरह होता है। तो दूसरा ये चीज़ तो है और बिल्कुल ऐसे ही है। पर इसमें जो हम यहाँ पे बात करते जाए मेथड ऑफ कुकिंग की, वे ऑफ कुकिंग की, तो वे ऑफ कुकिंग में ज़्यादा जो बेहतर चीज़ें हैं वो स्टीम्ड, बेक्ड, बॉइल्ड हैं। अब अच्छा, जब भी आप ग्रिलिंग में आते हैं या फिर आप माइक्रोवेव या दूसरी चीज़ों में आते हैं, तो ये फिर जो कैंसर है ये बिल्कुल 100% इट्स ट्रू। और दूसरी बात है, आजकल बहुत से लोगों को कैंसर हो रहा है।
वो लोग, उन लोगों के साथ ही मैं ट्रीटमेंट भी बताती जाऊँ कि वो चीज़ अपनी जो लाइफ है अपनी ज़िंदगी में लाल चीज़ें, रेड चीज़ें उसका इस्तेमाल करें। चुकंदर हो गई, सेब हो गया, उसके अलावा टोमेटोज़ हो गए, आप उस पर वो पिंक सॉल्ट लेके खाली भी ले सकते हैं। किसी ना किसी तरह जो कि लाइकोपीन एनरिच्ड फूड्स हैं, क्योंकि जो रेड कलर है इट्स कॉल्ड लाइकोपीन और वो एंटी कैंसरस होता है। तो जो इंसान मुझे लगता है कि रेड जूसेस या सैलेड में रेड लेता रहे या अपनी ज़िंदगी में कलर्स ऐड करता रहे तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। पर ये देखिए कि वंस अ वीक खा लेना या 15 दिन में एक दफ़ा खा लेना तो उसमें डिफरेंस होता है। अगर आप एक माह में एक दफ़ा, ऐसा नहीं कि यू कैन स्टॉप द ग्रिल फूड्स ना, मतलब लोगों को मना तो नहीं किया जा सकता, मतलब फिर लोग अक्सर कहते हैं कि हम क्या खाएं, अगर ये भी ना खाएं तो हम क्या करें। पर ये है कि जो माइक्रोवेव ओवन में दोबारा चाय गर्म करना बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। और जो एयर फ्रायर है, एयर फ्रायर का भी यूज़ काफ़ी है, क्योंकि देखिए आजकल लोग कहते हैं हम हेल्दी ना हो जाए ये वो, जबकि चीनी ये वो मीठा हर चीज़ जब वो खाने का टाइम आता है तो वो हर चीज़ खा रहे होते हैं, मतलब उससे नहीं रुकते, पर यूज़ एयर फ्रायर ही करना है। तो बेटर इज़ दिस, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप हर चीज़ में जो है बैलेंस रखें और स्पेशली जो खाना एक दफ़ा गर्म किया गया उसको दोबारा गर्म ना करें, चाहे वो गोश्त है, फिर चाय है या कोई भी चीज़ है, क्योंकि दोबारा करो उसमें माइक्रोबियल डेवलपमेंट। तो खाना बच जाए उसे डीप फ्रीज कर देते हैं, फिर बच जाए फिर डीप फ्रीज कर देते हैं। ये अच्छा, उसमें इतनी ज़्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है जो कि आपको जाने अनजाने में फिर कहते हैं पता नहीं बॉडी में क्या बन गया, ये बन गया, वो कर गया, टेस्ट डॉक्टर्स चीजें ये वो सब कुछ, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो घर में आपकी आदत आपको तब्दील करनी है। वो सब अब देखिए, आप बता रहे थे कि ओवर द काउंटर कितनी चीजें हैं, फिर क्या करें? अब हर चीजें अगर पढ़ें भी तो हम उस पर लिखा होता है कि ये है, ये इसमें चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जैम या केचप को किस तरह आइडेंटिफाई करें, बिकॉज ये बहुत रेडिली कॉमन यूज़ है ना, अब ये लग्जरीज तो रही नहीं, किस तरह सर आइडेंटिफाई करें कि ये बेहतर है? मैं जो पहले वाला आपका क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के फिर हम इस तरफ आ जाएं। ज़रूर। जब हम बात करते हैं कि इन चीज़ों की कि जिनसे कैंसर हो रहा है, हम एक बहुत गलत हमारी प्रैक्टिस है, वो क्या है कि हमने गोश्त फ्रीज़ कर दिया। सबसे पहले तो हमारा फ्रीजिंग का तरीका गलत होता है। हम क्या करते हैं कि गोश्त के पैकेट बनाते हैं और फ्रीज़र में बाज़ लोग उसको ऊपर वाले खाने में रख देते हैं। वो बनने वाले हैं सर, कुर्बानी का गोश्त आएगा पूरे साल के लिए। अब उसमें वो ऊपर वाले खाने में रख देते हैं। अब ऊपर वाले खाने में गोश्त रख दिया, उसके नीचे आपने बर्फ़ के प्याले रख दिए हैं और कोई आइसक्रीम पड़ी है या कोई और डेयरी प्रोडक्ट पड़ी है। जैसे ही लोड शेडिंग होनी है, फ्रीज़र का टेम्परेचर बढ़ना है, उसमें से खून टपकना है और उसने नीचे वाले को आलूदा कर देना है, वहाँ उसको जहर बना देना है, आपके खाने के लिए बहुत नुकसानदेह कर देना है। जहर ज़रा ज़्यादा सख्त हो जाएगा, नुकसानदेह कर देना। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हमने अपनी जो हमारा पैटर्न है कि सपोज़ हमने एक टाइम पे अगर खाना बनाना है तो हमने आधा किलो गोश्त कंज्यूम करना है, तो हमने पैकेट तो 1.5-2 किलो का बना के रख दिया। हम उसको निकालेंगे, डीफ्रॉस्ट करेंगे और उसके बाद दोबारा फिर उसको फ्रीज कर देंगे। ठीक, तो आप पहले ही अपनी ज़रूरत के मुताबिक पैकेट बना के रखें ताकि सारे को डीफ्रॉस्ट ना करें। जब आप उसको डीफ्रॉस्ट करेंगे तो फिर उसके बाद आप उसको दोबारा फ्रीज नहीं कर सकते हैं। ये अब टिप है व्हिच यू नीड टू फोकस ऑन जी। अब उसको आपने एक दफ़ा किया, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो गई है क्योंकि वो कई घंटे बाहर पड़ा रहा है, फिर जाके उसने पत्थर से उसने नॉर्मल टेम्परेचर पे आना है, या उसको बाद लोग गर्म पानी में उसको डाल देते हैं। तो उसके बाद उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू होगी, दोबारा फ्रीज नहीं करना। इसी तरह आपने अगर कोई सालन बना के भी रख लिया है तो भी आप उसके पोर्शन साइज करके रखें। फिर उसके बाद हमारी एक और जो आदत है कि हमने जो फ्रीज करना है उसको हमें ये करना चाहिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो चीज़ हमने पहले रखी थी उसको पहले कंज्यूम करना है। हाँ। ये नहीं होगा कि जी आपने शुरू में आगे वाली चीज़ें कंज्यूम कर ली, पीछे वाली साल हर साल पड़ी रहे, ऐसे नहीं है। और जब भी इसको गोश्त वगैरह को करेंगे तो कोशिश करें कि इसको जिपर बैग में रखें। अगर प्लास्टिक के कंटेनर में रखें तो सबसे अच्छा, अदरवाइज जिपर बैग से उसको सील करके रखें और उसको फिर सबसे नीचे वाले खाने में रखें। बिल्कुल सही। उसके बाद ऑयल की जहाँ पे बात आ जाती है कि ऑयल हम अगर बाहर से कोई फ्राइंग लेते हैं तो बाहर जिस तरह का ऑयल होता है वहाँ पे एक ख़ास उसमें टाइम के बाद वो ऑयल को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ये नहीं है कि उस ऑयल में जिसमें आप समोसे ले रहे हैं, पकौड़े ले रहे हैं, रोल ले रहे हैं, फ्राइज़ ले रहे हैं, इस तरह की कोई भी फ्राइज़ विंग्स ले रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ ले रहे हैं, तो
उसमें जब एक सर्टन टाइम पे फ्राइंग हो जाती है उसके बाद उस ऑयल को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। सर कतई कलामी की माजरत, ज़रा ये पॉइंट भी क्लियर कर दे। मैंने सुना है कि हम बाज़ार में जो समोसे वगैरह लेते हैं, जो ऑयल बड़ी दुकानों में, वो ऑयल इस्तेमाल शुदा भी बिकता है दोबारा जाके, बिकता है, ऐसा ही है सर? हाँ, अब उसमें ये होता है कि वो कहाँ बिकता है, वो ये होता है कि जो बड़ी बड़ी चेन्स हैं, जो फूड चेन हमारे पास इंटरनेशनल चेन है, उधर उन्होंने एक सर्टन उनके स्टैंडर्ड्स हैं, उसके बाद उन्होंने ऑयल डिस्कार्ड कर देना है। अब वो जो ऑयल डिस्कार्ड होगा वो उन्होंने तो बेच देना है, क्योंकि जब ऑयल ने अपनी लाइफ पूरी की है उनके कागजों में, उसके मुताबिक उन्होंने उसमें मजीद फ्राइंग नहीं करनी है। वो जो ऑयल है वो बिकता है। पंजाब फूड अथॉरिटी सख्ती करती है कि वो ऑयल वहाँ से सिर्फ बायोडीजल के लिए जाए, वो कहीं पे फूड आइटम में दोबारा यूज़ ना हो। लेकिन चोरी छुपे अभी भी लोग ये दाव लगाते हैं, लेकिन पंजाब के बाहर तो आज भी ये काम हो रहा है। अच्छा, अब वो जो ऑयल जाएगा, वो जो इस्तेमाल शुदा तेल है, बल्कि एक दौर में तो पहले इस्तेमाल शुदा तेल बाहर से भी खरीदते थे हम, क्या बात साबन के नाम पे मंगाते थे और यहाँ पे ला के उसमें निम को फ्राई करते थे। और अभी भी वो जो ऑयल जाएगा उसके अंदर ये जो बड़ी चेन्स की तरफ से ऑयल जाएगा, उसमें अगर फ्राइज बनाए जाएं तो उसमें तो चिकन का फ्लेवर आएगा, उसको फिर उसके गाहक भी बढ़ेंगे, तभी मजे के। अब हाँ, अब उसको तो नहीं पता उस कस्टमर को कि ये इस्तेमाल शुदा तेल था, या इसने ही इतनी ज्यादा फ्राइंग कर दी है कि अब उसमें और मोबाइल ऑयल में कोई फर्क ही नहीं रह गया। तो ये भी आपने एहतियात करनी है जी। हाँ, पंजाब फूड अथॉरिटी भी चेक करती है, लेकिन आम कस्टमर भी चेक कर सकता है। वो कैसे चेक करे? जिस कड़ाही में वो फ्राइंग हो रही है उसमें से उसके नीचे आग जल रही है, एक तो उस आग का धुआं है, एक उस कढ़ाई के तेल में से अगर धुआं निकल रहा है तो वो तेल खराब है, तो वो तेल रैंसिड हो चुका है, वो कैंसरस हो चुका है। ये अब याद रखिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि तो हम ये आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अब आ जाए हम उन इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जो तो ब्रांड्स, अब यहाँ पाकिस्तान में जितने भी ब्रांड हैं, जितने नॉन ब्रांड हैं, उनके ऊपर तो पंजाब फूड अथॉरिटी में ख़ास तौर पे पंजाब वालों के लिए तो ये गनीमत है कि यहाँ पंजाब फूड अथॉरिटी है, उनके इंग्रेडिएंट जो ऊपर लिखे हुए हैं ना वो ही अंदर पाए जाएंगे। ये अच्छा काम किया है इन्होंने, ये मेहनत तलब काम है, बट दे हैव वर्कड सो वेल। अप्रिशिएट करना चाहिए हुकूमती इदारों को भी अगर वो अच्छा काम करें। तो इसलिए उसमें तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अब उसमें कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसका आपको अंदाजा नहीं है। मिसाल के तौर पे आप एक मार्जरीन ले लेते हैं, ठीक है, उसका बड़ा खूबसूरत ऐड चलता है, माएँ समझती हैं कि हम बच्चों को मक्खन खिला रही हैं, उसके आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, उसमें तो पता चलेगा कि उसमें तो सिर्फ पाम ऑयल है, ठीक, और वो जो बनस्पति घी वाली चीज़ें हैं ज़्यादातर, बहुत थोड़ी मिकदार उसमें डेयरी प्रोडक्ट की है, बहुत नेग्लिजिबल सी अमाउंट है, तो वो तो मक्खन की आपको अफादियत नहीं देगा। अगर आप दूध का पैकेट लेती हैं और उसके ऊपर कहीं पर भी लिखा हुआ है कि इसमें वेजिटेबल फैट डाली हुई है, तो दूध के अंदर तो वेजिटेबल फैट डालनी ही नहीं चाहिए। तो आप, इसका मतलब यह है कि वो टी वाइटनर को दूध समझ के यूज कर रही हैं। तो आपने इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं, ठीक है, उसके ऊपर जिस चीज की आपको समझ नहीं आती है उसके इंग्रेडिएंट को, उसको आप गूगल पे डाल दें, वो आपको उसकी सारी हिस्ट्री खोल के दे देगा, सिर्फ पढ़े तो सही। अच्छा सर, थोड़ा सा ज़रा मुझे गाइड कीजिएगा, बिकॉज यू हैव बीन इन सच मार्केट और आपको पता है, आप जानते हैं जो नौज़ादा बच्चे पैदा होते हैं, जवेरिया को भी पता है, उन्हें डॉक्टर्स फार्मूला मिल्क पे फ़ौरन से पहले सजेस्ट कर देते हैं, और यकीन जानिए अब वो फार्मूला मिल्क आपके बजट से बाहर है। 800-900 रुपए का एक डब्बा आपको मिल रहा होता है, कई तो 1700 पे पहुंच गए हैं, तो मैंने खुद पर्सनली भी देखा है। सर, वो बच्चे जो कुछ महीने के, कुछ दिनों के होते हैं, उन दूध के अंदर भी मिलावट या कोई नाकिस दूध है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब उसमें देखिए, सबसे पहली चीज़ कि ये जो फार्मूला मिल्क्स हैं, जिनको मिल्क भी नहीं कहना चाहिए और वो खुद भी बाज़ लोग तो नहीं कहते, अब वो जो दूध के डब्बे कह लें आप उन्हें, कि सबसे पहले तो किसी डॉक्टर को ये इजाज़त ही नहीं है कि वो माओं को ये फोर्स कर सके या रिकमेंड कर सके। बट यहाँ करते हैं, यहाँ पे करते हैं, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हैं, उनको कमीशन मिलता है। वो जो पीड्स के जो वार्ड हैं वहाँ डॉक्टरों को बाकायदा कमीशन मिलता है कि आपने हमारा दूध रिकमेंड करना है, और उसके लिए वो लिखते हैं। तो अब हमें होता क्या है कि अगर
बच्चे को एक बार उसका टेस्ट लग गया है तो फिर वो माँ का दूध नहीं लेगा। ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की। आई हैड अ पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरी बेटी 7 साल की है, वो तब से डब्बे का दूध पीती है, वो अब गाय का भी नहीं पीती। तो इसलिए माओ को एनकरेज करना है कि आपने अगर उसको पिलाना छोड़ दिया तो फिर उनका भी दूध कम हो जाएगा। उनको चाहिए कि किसी सूरत कम से कम 6 महीने तो सख्ती से पाबंदी लगा दे। ऐसी डाइट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जिसको खाने से माँ का दूध जो है बच्चे की जरूरियात के लिए पूरा पड़ सकता है। ये ऐसी हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। उस पे जाएं, कतन इन डॉक्टर्स के पीछे ना लगे। उसके आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ के देखें, उसमें पाम ऑलिन है, पाम ऑयल है उसमें, जिससे वो बना रहे हैं और शुगर बच्चे को दे रहे हैं आप। हमारा जो दिमाग की ग्रोथ है, जो इंसान की उसकी जो नश्व नुमा उस बच्चे की होनी है, उसके लिए उसको डेयरी फैट चाहिए, उसको ये बनास्पति घी और ये नहीं चाहिए उसको। आप उसको ज़रा थोड़ी सी रिसर्च करें। तो ये जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ। ये इस तरह के बड़े बड़े ब्रांड जो हैं ये अपनी सेल बढ़ा लेते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान के 44% बच्चे जो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, उसके पीछे इस तरह के जो दूध हैं ये बड़ी वजह है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी मार्केट के अंदर इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जिस तरह हम देखते हैं फूड अथॉरिटी वाले ऐसी कैंपेन्स चलाते हैं जहाँ बताते हैं कि हमने इस इलाके से इतना दूध पकड़ा और तल्फ किया, यू गॉट एन आइडिया। बट एक इंसान जो कि ऑब्वियसली रिलेटिवली अगर इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, वो दूध को कैसे चेक करे वो ठीक है कि नहीं, ये भी ज़रा हम इनसे पूछेंगे मोस्ट साहब से। प्लस जवेरिया चूँकि इनका अपना भी हॉस्पिटल है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स पे ये काम भी करती हैं। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि चले हम तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं प्रोग्राम करके, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी के लिए व्हाट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग, व्हाट द प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं और किस चीज़ की अहम ज़रूरत है, इस पर ज़रा बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।